समाजवादी आंदोलनों का नारा था कि सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। और कल तक तो मैं वहां प्रोफेसर था, उनको हमारा बोलना उचित नहीं लगा तो नौकरी छीन ली। मैंने यही कहा कि मेरी नौकरी छीन सकते हो, मेरे जज्बे और हौसले को तो नहीं छीन सकते, इसलिए हम लड़ेंगे। कक्षाओं के प्रोफेसर नहीं रहेंगे, लेकिन जनता के बीच में आकर जनता के प्रोफेसर बने रहेंगे और समाजवाद का पाठ आराम से लोगों को पढ़ाते रहेंगे। अब बताइए, शिक्षा अगर महंगी हो गई तो गरीब कमजोर का बच्चा पढ़ाई कर पाएगा क्या? अच्छा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो रोजगार मिलेगा क्या? रोजगार नहीं मिलेगा तो आपका प्रधानमंत्री आपको बोलेगा कि आप अगर बेरोजगार हैं तो कड़ाही लेकर पकौड़ा तलने बैठ जाइए। अच्छा, और आज वो जो सांस्कृतिक संगठन नागपुर वाला है वो आज पूरे देश पर कब्जा करने को आमादा है। उस इतिहास को गांव में कहने की जरूरत है। अगर पटना के गांधी मैदान से एक समाजवादी नेता ये बात कहते हैं कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में पूजा करने कौन जाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत करने कौन जाएगा। जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है उतना ही एक आम इंसान के भी जान का कीमत है। हम अपने राज्य में दंगा नहीं होने देंगे और हम चाहते हैं कि अपना रथ वथ लेके वापस चले जाएं। नहीं वापस गए तो सांप्रदायिकता के सामने संविधान को लेकर एक समाजवादी नायक चट्टान बनकर खड़ा हो गया, और उसको मैं याद करता हूं वो थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव। तो देखो, उस समय भी उनका रथ बिहार वालों और उत्तर प्रदेश वालों आप ही ने रोका था। इसलिए झारखंड और बिहार के लोगों इस बात को पहचानिएगा कि किसने आपके बच्चों के हाथ में त्रिशूल और तलवार पकड़ा दी। और समाजवाद कहता है आपके बच्चों के हाथ में कलम और किताब आनी चाहिए। खटिया पर कुछ लोगों ने पूछा ना कि लालू यादव ने बिहार को स्वर्ग बना दिया, तो उन्होंने कहा स्वर्ग नहीं, लेकिन लोगों को स्वर दे दिया है और वो बराबरी की दुनिया बनाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं क्यों बार बार उन्हें याद करता हूं। वो काम जो अधूरा रह गया मान्यवर कांशीराम से, मान्यवर लालू प्रसाद जी से, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव से, उस काम को हमें आगे बढ़ाना, तो विचारधारा ही उसे आगे बढ़ाएगी। मैं इस मन से आखिरी वाक्य इस भरोसे आपके भरोसे बोलकर जा रहा हूं, हाथ उठाकर बोलिए 24 में संविधान विरोधियों का रथ रोकना इस झारखंड और बिहार से संभव होगा कि नहीं होगा? बिहार और झारखंड मिलकर इनका संविधान विरोधियों का रथ रोकेगा कि नहीं? और अगर ये रथ नहीं रुका तो ये चेतावनी मेरी समझिएगा, हम सब का वजूद खतरे में हो जाएगा। और मंडल के पहले, संविधान के पहले वाली जो गुलामी थी वो वापस अगर हमारे सामने न लाकर पटक दी गई तो याद करिएगा, चुनाव लड़ने का दो पैर है। एक पैर है कार्यकर्ता और संगठन, और दूसरा पैर है एजेंडा और विचारधारा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक कदम से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात। इसलिए दोनों पैरों से चलना होगा। मैं आपसे केवल एक बात कहने आया हूं, झूठ बोलने वाले में अगर आत्मविश्वास है तो सच बोलने वालों में से दुगना आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो भारत को तोड़ने और लड़ाने के लिए इतना कॉन्फिडेंस में घूम रहा है, उससे ज्यादा भारत को जोड़ने वालों में आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए समाजवाद का सबक लेकर जाइएगा। पहला एजेंडा भारत का संविधान, दूसरा एजेंडा जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का एजेंडा, और तीसरा एजेंडा अपने इतिहास को अपने लोगों के बीच लेके जाइए। कोई अगर आपसे छोटा है ना, उसको कंधे पर बिठाइए। और एक आखिर में कह रहा हूं, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो सारे जाते जाते कहते हैं अंत में भारत का संविधान बदलना है। तो जिस पार्टी को भारत का संविधान की फिक्र होगी उसे तो अपना सब कुछ दांव पर रखकर भारत के संविधान को बचाने की बात करनी होगी। और तो जो लोग बदलना चाहते हैं वो इतना ताकत और मेहनत कर रहे हैं, हम बचाना चाहते हैं तो हम मेहनत नहीं करेंगे। और क्यों बदलना चाहते हैं भारत के संविधान को? और कहते हैं कि प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार आर्थिक कहता है कि अब इस देश का संविधान पुराना हो गया है, अब नया संविधान बनाने की जरूरत है। तो मेरे मन में एक बात आती है, और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से ये बात कहना चाहता हूं कि अरे तुम दूसरा संविधान तो बना लोगे, मगर दूसरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से लाओगे? कहां से ले आओगे उन लोगों को जिन्होंने इतना
इंसान को इंसान के बराबर बनाने का संविधान बना दिया। और वो कहता है धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, न्याय, समता, बंधुता का। और उसी प्रस्तावना का एक किस्सा शुरुआत में कहना चाहता हूं। उस पाखंड और अंधविश्वास के जो हमले हैं उसके सामने इस बात को कहिएगा गांव गांव। संविधान सभा में बहस चल रही थी कि संविधान की शुरुआत का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, संविधान शुरू कहां से होना चाहिए। कुछ लोगों ने वहां पर एक सलाह दी कि भगवान के नाम से संविधान शुरू होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे किसी देवी देवता के नाम से शुरू होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस पर वोटिंग होगी कि भारत का संविधान किससे शुरू होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 61 लोग विरोध में वोट डालते हैं, 48 लोग समर्थन में वोट डालते हैं, और उसके बाद निर्णय होता है कि भारत का संविधान किसी और चीज से शुरू नहीं होगा, वो शुरू होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, और इससे भारत का संविधान शुरू हुआ है। हम और आप एक हो गए तब जाकर के ये देश सबका देश बना। और आज लोग धर्म के नाम पर इस देश को केवल दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। तब मुझे अपनी समाजवादी विरासत याद आती है और आपके सामने दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आज इस विरासत के ऊपर जिम्मेदारी है। उस दंगाई बलवाई आग के सामने अपनी लालटेन लेकर खड़े हो जाइएगा। लालटेन झोपड़ी फूंकने के लिए नहीं, अंधेरी झोपड़ी में रोशनी दिखाने का काम करती है। इसलिए फर्क है उनकी आग और हमारी रोशनी में। और उस समय आंदोलन चल रहे थे सांप्रदायिकता के। हमारे इसी बिहार और झारखंड तो आज एक जमाने में एक ही रहा, और मैं बार बार याद करता हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से किसी ने कहा कि भाई आप तो समाजवाद की बात करते हैं और आप कह रहे हैं संत सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, तो पिछड़े की बात कर रहे हैं तो बाकी कहां गए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि पिछड़े का मतलब, समाजवाद का मतलब जो आखिरी पायदान पर सबसे कमजोर, सबसे गरीब, वंचित, शोषित है, उसको अगर बराबरी में लाकर हम नहीं खड़ा कर पाए तो फिर समाजवाद का कोई मतलब नहीं है। इस समाजवाद का मतलब होता है दोनों में बराबर की बात कर देना। और इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह नारा दिया, और उसी नारे को आपकी तस्वीरों में वो लोग हैं 100 में पिछड़ा पावे 100 में 60 के नारे को जगदेव बाबू राम स्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया। ये केवल पुराना इतिहास नहीं है, आज के नौजवानों को समझाने की जरूरत है। और चूंकि युवाओं का मंच है, उन्हें पता ही नहीं कि ये लड़ाई कैसे लड़ी गई और यहां तक कैसे पहुंचे। तब उस लड़ाई में आगे लड़ करके कहा गया, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। ये बराबरी की लड़ाई थी। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, ये समाजवाद का नारा है। कलम और किताब की बात की थी, और उस पिछड़ा पावे 100 में 60 के नारे को आगे बढ़ाया हमारे नायकों, समाजवादी नायकों ने, कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और वो 90 भाग का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि किसी और के खिलाफ ये पूरी लड़ाई है। वो 90 भाग का मतलब यही है कि आपको आपके हिस्से का हक और अधिकार मिल जाए। बराबरी और न्याय का विचार है समाजवाद का विचार, किसी को आपस में लड़ाने का विचार नहीं है। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि यह जो पूरी की पूरी लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप अपने विचारधारा से लैस नहीं होंगे तो जमीन पर उनकी विचारधारा से कैसे लड़ेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी बात विचारधारा की, और भारत के आगे बढ़ने के इतिहास में 1990 जब मंडल आंदोलन का दौर आया, और मंडल के नायकों में से एक नायक का ये बनाया हुआ राष्ट्रीय जनता दल है। कुछ लोग जब मंडल लागू हुआ तो सीधे विरोध नहीं कर पाए थे, तो कमंडल लेकर निकल गए थे, पता है ना। और आज उस इतिहास को गांव में कहने की जरूरत है कि उस दंगाइयों के सामने खड़े होकर अगर पटना के गांधी मैदान से एक समाजवादी नेता ये बात कहते हैं
कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में पूजा करने कौन जाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत करने कौन जाएगा। जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है उतना ही एक आम इंसान के भी जान का कीमत है। हम अपने राज्य में दंगा नहीं होने देंगे और हम चाहते हैं कि अपना रथ वथ लेके वापस चले जाएं। नहीं वापस गए तो सांप्रदायिकता के सामने संविधान को लेकर एक समाजवादी नायक चट्टान बनकर खड़ा हो गया और उसको मैं याद करता हूं, वो थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आपकी पार्टी है। और ठीक वही 23 अक्टूबर का दिन और उसके बाद 30 अक्टूबर 1990 का दिन उत्तर प्रदेश में दूसरे समाजवादी नेता वो वहां पर शासन में थे और उन्होंने कहा कि जो ये भरोसा इस पूरे संविधान पर, इस मुल्क की अकलियत का भरोसा जब दरक रहा था, उन्होंने कहा कि कानून का शासन बचाए रखने के लिए अगर मुझे गोली चलानी पड़ेगी तो मैं गोली चलाऊंगा, लेकिन संविधान की हिफाजत करूंगा। तब जाकर के हमें बराबरी का यह हक मिला। आज हमारे लोग कहां खड़े हैं और आज हम ये बात क्यों कहना चाह रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के समाजवादी नेताओं ने संविधान के खिलाफ कोई काम किया था? नहीं, उन्होंने संविधान को बचाने का काम किया था। उसी की तो सजा उन्हें मिल रही है। हीरा चोर विदेश में मौज करे और खीरा चोरी के आरोप में कोई जेल में सजा काटे, ये कौन सा भारत नया बन गया? और इसलिए मैं उस पार्टी के मंच पर खड़े होकर प्रशिक्षण शिविर में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इतिहास कई बार इसलिए नहीं दोहराया जाता कि आप क्यों बार बार पुराने इतिहास दोहरा रहे हैं, वक्त बदल गया। तो साथियों एक बात सोचो, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तब तो उनकी बातें गांव गांव कैसे गई होंगी? कोई साइकिल पर चढ़कर गया, कोई बैलगाड़ी से गया, किसी के जेब में पैसा नहीं था, फिर भी गांव गांव घूम करके कोई लालटेन की रोशनी जला रहा था और सारे वंचित शोषित कमेरा लोगों को एकजुट करके अपने मान अभिमान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़के जीत गया। और आज हम लोग इतने हैं तो क्या उन लोगों को नहीं रोक पाएंगे जो संविधान को बदलने की बात करते हैं? ये इसलिए इतिहास को दोहराना जरूरी है कि हमारे पुरखे जब उनके पुरखों से इतनी ताकत से लड़ गए तो आज तो हम इतने लोग हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास बात विचार है, हमारे पास कलम और किताब है। क्या हम संविधान के बदलने वालों को रोक नहीं सकते? और रोकना होगा तो वो विचारधारा से रुकेगी और वो विचारधारा सामाजिक न्याय की विचारधारा होगी, वो समाजवाद की विचारधारा होगी जो आपके संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है। वो क्या लिख रहे हैं कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस पार्टी का गठन हुआ उसके पार्टी के कैडर को तो आज यहां से आग बनकर निकलना चाहिए कि जो भी ताकतें इसके खिलाफ हैं हम उन्हें अगले चुनाव में एक वोट लेने नहीं देंगे। वरना ये इतनी कुर्बानी से हासिल हुआ ये आत्मसम्मान का पूरा परिवेश हाथ से छिन जाएगा। वक्त बहुत खराब आ गया और इसलिए मैं उस इतिहास के साथ वर्तमान को जोड़ना चाहता हूं। मंत्री जी चले गए, अभी मंत्री जी गिना रहे थे ना हमने क्या काम किया और कमाल देखिए ताकत होती है जब विचार की जनता की, तो एक विधायक हो तो भी मंत्री आप अपना बनवा लेते हैं। इसके लिए तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और ये अच्छा, और दूसरी बात कोई और होता तो ये नहीं होता, लेकिन लगता है हम वैचारिकी का रिश्ता बन गया। एक तरफ शिबू सोरेन थे तो दूसरी तरफ लालू यादव थे, इसलिए रिश्ता बन गया और आपको सम्मान दिया तो इस सम्मान को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाकी सब तो एकजुट हो गए और लालू प्रसाद यादव होने का मतलब क्या है? एक बूढ़ा और बीमार आदमी भी अगर अपनी जमीन पर खड़ा है तो सारे विपक्षी दलों को गोलबंद करके पहली बैठक अपने पटना में करवा लिया कि सब मिलजुल कर लड़ो, तब जाकर इन संविधान विरोधियों को हरा सकते हैं। उनका बाहर होना ही ताकत है। कोई लालू यादव, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई दूसरा कर्पूरी ठाकुर, कोई दूसरा बाबू जगदेव प्रसाद, कोई दूसरा बीपी मंडल, कोई दूसरा ये बनना बहुत वक्त लगता है। सदियों में से जब लोग तब कर निकलते हैं तब कोई ऐसे विचार बनते हैं जो व्यक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए हमें उनके संघर्षों से जो जमीन बनी है उसे कम से कम बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब दूसरे को लोग नहीं पलट कर आएंगे
और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का एक वाक्य मुझे बहुत प्रिय लगता है कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाने, और अगर आगे ना ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। लेकिन हमारे सामने कोई कह दे संविधान बदलना है, हमारे सामने कोई कह दे, मैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का रहने वाला हूं, आप लोग थोड़ी बहुत भोजपुरी समझते होंगे, सब पूर्वांचल से ही सब लोग उधर से आए, मिट्टी तो एक ही है, और ये नीलांबर पीतांबर की मिट्टी। ये अभी हमारे ईश्वरी जी आए हुए हैं वहां पलामू से, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ का जिला प्रशासन जो है मदनी राय जी की मूर्ति को हटा दिया है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए भाई, बच्चा रोए ना तो कई बार पता ही नहीं चलता कि वो नाराज है या उदास है या उसे कुछ चाहिए। और लोकतंत्र में जनता अगर बोले ना तो जो है बाबा साहब के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कह गया, सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सड़कें पे काम गुलजार करना हमारा जिम्मेदारी थी, तो उसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आज नीलांबर पीतांबर की धरती है, 1857 के वो योद्धा समानांतर सरकार बना दी, और आज जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगते थे वही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। पता है, मैं तो शिक्षा विश्वविद्यालय से आया हूं, और कल तक तो मैं वहां प्रोफेसर था, उनको हमारा बोलना उचित नहीं लगा तो नौकरी छीन ली। मैंने यही कहा कि मेरी नौकरी छीन सकते हो, मेरे जज्बे और हौसले को तो नहीं छीन सकते, इसलिए हम लड़ेंगे। कक्षाओं के प्रोफेसर नहीं रहेंगे, लेकिन जनता के बीच में आकर जनता के प्रोफेसर बने रहेंगे, और समाजवाद का पाठ आराम से लोगों को पढ़ाते रहेंगे। और इसलिए हम अपना इतिहास बार बार नई पीढ़ी को दोहराना चाहते हैं कि जब नीलांबर पीतांबर की मूर्ति के सामने से गुजरिएगा तो देखिएगा कि ऐसे लोगों ने शहादत किस भारत के लिए दी थी, उस भारत के लिए जिसे रोज दंगा और धर्म के नाम पर बांटा जाए, उस भारत के लिए जीत दी थी कि थोड़े से लोगों को इतना अमीर बना दिया जाए, बाकी लोगों को गरीबी रेखा के नीचे 5 किलो अनाज पर मोहताज कर दिया जाए। इसलिए चुनौती हमारे सामने है, और इसलिए मैं उस इतिहास को बार बार दोहराने की कोशिश करता हूं कि वो मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। हमारे यहाँ भोजपुरी में, इसलिए मैंने कहा, हमारे यहाँ गालियां बनाई गई थी, तमाम तरह की गालियां, बड़ जात बतियौला से, छोट जात बतियौला से, ये हमारे यहाँ कहा जाता था। खटिया पर कुछ लोगों ने पूछा ना कि लालू यादव ने बिहार को स्वर्ग बना दिया, तो उन्होंने कहा स्वर्ग नहीं, लेकिन लोगों को स्वर दे दिया है, और वो बराबरी की दुनिया बनाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं क्यों बार बार उन्हें याद करता हूं, वो काम जो अधूरा रह गया मान्यवर कांशीराम से, मान्यवर लालू प्रसाद जी से, महरूम नेताजी मुलायम सिंह यादव से, उस काम को हमें आगे बढ़ाना, तो विचारधारा ही उसे आगे बढ़ाएगी। और समाजवाद का मतलब अगर कोई आसान भाषा में पूछे, मुलायम सिंह यादव जी जब अपनी सभाओं में जाते थे तो लोगों से पूछ लेते थे, बताओ लोहिया की कोई किताब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बताओ सप्त क्रांति क्या होती है। पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में आप भी पूछा करिए कि बताओ लोहिया के बारे में कौन सी किताब पढ़े हो, कुछ तो जानते हो, कम से कम नौजवानों से तो जरूर पढ़िए। आप तो उस पार्टी के हैं जिस पार्टी के नेता ने कहा पढ़े के बाद, लड़े के बाद और जीते के बाद। एक बार सरकार बनी तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और जब सरकार में आए तो आजाद भारत में ये पहली बार हुआ है कि एक साल में ही 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। और मैं उस नेता के बयान को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ लोग नौजवानों के हाथ में तलवार बांट रहे हैं, हम नौजवानों के हाथ में कलम और किताब बांट रहे हैं, ये अंतर उनके और हमारे में। तो जिस पार्टी की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है, उसके कैडर को किस बात से डरना है और किस बात से हिचकना है? सेना तान कर कहिएगा कि त्रिशूल और तलवार के दौर में हम कलम और किताब बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम बाबा साहब अंबेडकर और लोहिया का भारत बनाएंगे। इसलिए विचारधारा की जरूरत है। और कोई पूछे तो कम से कम इतना जरूर बताइएगा, समाजवाद का मतलब क्या है? आखिरी व्यक्ति को सामने लाकर बराबरी की जगह पर खड़ा कर देना, जाति पूछ कर नहीं, धर्म पूछ कर नहीं, वो वंचित शोषित जो सबसे पिछली पायदान पर है उसे बराबर में लाना, ये समाजवाद का मतलब है। फिर ये समाजवाद आएगा कैसे? वो समाजवाद आएगा संविधान और मंडल कमीशन से आएगा। वो समाजवाद कैसे आएगा? जाति जनगणना से आएगा।
इसलिए आज की तारीख में बिहार की सरकार को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आजादी के बाद पहली बार अपने जाति जनगणना कराकर उसका आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया। पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। और प्रशिक्षण शिविर वालों थोड़ा ये वाला तेवर भी लेके जाना और गांव गांव उन लोगों से भी पूछना, जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे जाति नहीं बताई थी, प्रधानमंत्री बनने आए तो दोनों बाहें फैला कर कहे मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मुझे वोट दे दो। और जब बिहार से एक चिंगारी उठी कि जितने ओबीसी हैं सबकी गिनती कराओ, तब वही व्यक्ति कहता है जाति नहीं होती, जाति होती है तो केवल गरीब अमीर की। अरे भाई, तुमको फकीर हम मान लेते, लेकिन तुम तो जादूगर निकलेगी, कब कौन सी बात पलट दोगे। इसलिए अब हम तुमको सरकार पलटने का काम करना है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं सब बड़ी वाली कुर्सी पर बैठकर। जब वोट लेना हुआ तो अपनी अपनी जाति बताई थी कि नहीं? ओबीसी। और 14 के चुनाव में ओबीसी बताया और 19 के चुनाव में ईबीसी बता दिया। अब मैं नहीं कहूंगा मैं विश्वविद्यालय का हूं, मेरी कोई भी डिग्री फर्जी नहीं है, लेकिन इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे लोगों की डिग्री तक फर्जी है। जिस देश का राजा अनपढ़ होता है वो कलम किताब पर जीएसटी 18% लगा देता है। इशारे को समझिए, कलम और किताब पर जीएसटी लगाने वाला देश क्या चाहता है कि सब लोग पढ़ें? आप अगर ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो जीएसटी 18% है, और मर्सिडीज गाड़ी खरीदने जाएंगे तो जीएसटी 9% है। बताओ ये किसका भारत बन रहा है? अब ये है समाजवाद। इसलिए इस बात को गांव में पहुंचाने की जरूरत है ना। और हम तो भाई एक बात और कहेंगे, खेती किसानी के लिए जितने औजार चलते हैं उन सब पर जीएसटी कार से महंगी है। आप एक कुदाल फावड़ा भी खरीदेंगे ना तो उस पर भी जो जीएसटी देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी पता लगाइए। पैसा आपका और जा रही है किसकी जेब में? अब इस बात को और सोचिए, दूध दही और मट्ठा पर जीएसटी लगा दिया, तो अब ये कहने की जरूरत है क्या कि राजा अनपढ़ है और राजा अपने दोस्तों के हाथों में पूरा भारत बेच रहा है। और इस बात को गांव गांव उसकी बात समझाइए ना। क्या बोला था उसने? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, हाँ मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बारी बारी बेचा, पहले रेल बेच दिया। लालू जी जैसा एक रेल मंत्री जिसने रेलवे को मुनाफे में पहुंचा दिया था, इसने इतना घाटे में पहुंचा दिया कि उसको बेचना पड़ रहा है। इस बात को क्या गांव को पहुंचाने की जरूरत नहीं है? रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट कितना हो गया? बढ़ गया, दुगुना तीन गुना हो गया। और रेलवे में जब आप स्लीपर में जाएंगे तो उसमें जैसे लगता है गाजर मूली की तरह लोग भरे हैं, और दूसरी तरफ चलाई जा रही है वंदे भारत। समाजवाद का एक परिभाषा यहां से समझिए, गांव गांव समझाने में काम आएगी। जो वंदे भारत पर चलने वाला भारत है वो असली भारत नहीं है। जो ये लोकल ट्रेन में गाजर मूली की तरह चलने पर मजबूर कर दिया, उस भारत की चिंता करने का नाम है समाजवाद। और इसलिए हम गरीब कमजोर वंचित की बात करने आए। लालू जी रेल मंत्री थे तो सदन में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, और हम लोग बहुत छोटे थे तब भी वो भाषण सुना था, जब उन्होंने कहा था कि लालू यादव हैव प्लांट अ फ्रूट ट्री। लोगों ने मजाक उड़ाया। और इस देश के समाजवादियों, इस बात को आपसे बेहतर कौन समझेगा, जितने आपके नेता थे सबका अपमान किया है इस दिल्ली में बैठे एलीट अपर कास्ट लोगों ने। किया है कि नहीं किया? इस बात को समझिए कि सबसे ज्यादा गालियां किसके? मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, मुख्यमंत्री के पुत्र थे अखिलेश यादव, और खुद मुख्यमंत्री रहे, विदेश से पढ़ाई करके आए, और जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ा तो गंगा जल से उसको धुलवाया था। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? इस अपमान के बोलने की जरूरत है कि नहीं है? और फिर से मैं कह रहा हूं, यही बीपी मंडल साहब का इतिहास जो मैंने किताबों में पढ़ा और देश को बताया,
गंगा में तेल रिस गया तो आग लग गई। तो बिहार विधानसभा में खड़े होकर एक आदमी बोला कि एक शूद्र अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। बीपी मंडल साहब खड़े हुए और कहे देखो ये गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हमारे यहाँ होने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसे हम और जलाएंगे जब तक बराबरी का भारत न बना। बड़ा अपमान सह करके यहां तक की यात्रा सही है। नए लोगों को कई बार पता ही नहीं चलता, कोई आता है और कहता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में, वो सब धर्म वाले बन जाते। नहीं भाई, खुदा भगवान जो भी होता वो दिल के अंदर था, किसी ने उसको बाहर लाकर उसके नाम पर लोगों को लड़ा दिया। मैं जब विरासत को याद करता हूं तो वो विरासत महात्मा कबीर की है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। इसलिए कोई भी धर्म के नाम पर लड़ाने आए तो कहिएगा मेरा खुदा मेरा भगवान मेरे दिल में है और वो किसी से नफरत नहीं करता, और अगर वो है मेरा तो अपने नाम पर किसी की लिंचिंग होने नहीं देगा। इसलिए झारखंड और बिहार के लोगों इस बात को पहचानिएगा कि किसने आपके बच्चों के हाथ में त्रिशूल और तलवार पकड़ा दी, और समाजवाद कहता है आपके बच्चों के हाथ में कलम और किताब आनी चाहिए। ये फर्क है समाजवाद का। और प्रशिक्षण शिविर का मतलब यह होता है कि इस बात को आपको अपनी शैली में लोगों तक पहुंचानी है। जाके पता लगाइए, बिहार में तो 1.5 लाख शिक्षकों को एक साथ नौकरी का प्रमाण पत्र दिया गया। देश में ऐसा नहीं हुआ। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश वाले नौकरी लेने बिहार आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या मथुरा काशी तीनों है, वो उसी मगन है। अरे भाई इस बात को समझिए कि रोजगार की बात कब होगी इस देश में, शिक्षा की बात कब होगी इस देश में। लोगों के रोजी रोटी पर संकट है। प्रशिक्षण शिविर में जाकर के इस बात को आंकड़े से लोगों के बीच कहना है। पता है क्या कहना है? 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर हो गए थे, पिछले 9 साल में 45 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आंकड़ा ले जाइए ना जनता के बीच में। और वो बहुत ठीक बात कर रहे थे मंत्री जी, वो कह रहे थे कि जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है ना, और मैं तो कह रहा हूं आरजेडी का फिर भी बहुत सारा इतना बना हुआ है कि हर जिले का अपना एक ट्विटर हैंडल है। वो झूठ बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस में है। हम सच और हक की बात कर रहे हैं, तो हमको किसी से डरने की जरूरत है क्या? हम तो मोहब्बत की बात करते हैं ना। और लालू जी, उनकी बात तो ऐसी बात कि वो बार बार 6 विश्वविद्यालय खुलवाए, और कृषक पशुपालक जातियों के लोग जो चरवाही किया करते थे, लालू जी ने कहा कि उनके लिए चरवाहा विद्यालय खुलेगा। भूखे रहना प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, मगर अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं होगा आपका बेटा बेटी तो इनके मकड़ जाल को नहीं समझ पाएगा। ये भाषण देने वाला आपका नेता अगर है तो उसका कार्यकर्ता तो शिक्षा की मशाल गांव गांव ले जाकर के क्रांति कर दे कि संविधान बदलने वालों को कभी दोबारा कुर्सी पर मत आने देना। इतनी ही तो लड़ाई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर 2 या 3 फार्मूला अगर आप पकड़ लीजिए, पहला फार्मूला है संविधान, दूसरा फार्मूला है शिक्षा, और तीसरा फार्मूला है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात। केवल इतनी सी ही तो बात है। और अगर इतनी सी बात हम आम जनता के बीच जाएंगे लेकर के, अब उदाहरण की बात एक बार और समझ आ रहा हूं। विश्वविद्यालय से मैं हूं तो शिक्षा की बात और करना जरूरी है। आपके यहां स्कूल कैसे हैं? नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति को जरा गौर से समझिएगा। आसान भाषा में मैं कहना चाहता हूं, दुनिया जब कोरोना से लड़ रही थी तो हमारे देश में थाली बजवाई जा रही थी, ताली बजवाई जा रही थी। पता है ना क्यों बजवाई जा रही थी? तालाब में कंकड़ फेंक कर गांव वाले देखते ना कि कितनी लहर उठती है। उसने कंकड़ फेंक कर देखा था, अगर मेरे कहने पर सब ताली ही बजाने लगे तो इनको शिक्षा रोजगार देने की क्या जरूरत है? 5 किलो अनाज दो, ये मुफ्त में हमको वोट देते रहेंगे। वो टेस्ट था आपका, और टेस्ट में आप फेल हुए। अब कम से कम जागने का वक्त है। उसी कोरोना के आड़ में 3 कानून आए थे, कृषक सुधार कानून, श्रमिक सुधार कानून
और नई शिक्षा नीति। कृषक सुधार कानून के नाम पर जब खेती किसानी फसलों और नस्लों को बेचने का कानून आया तो किसान सड़क पर बैठ गए, और किसान सड़क पर बैठ गए और फसलों नस्लों को बिकने से रोक लिया। नई शिक्षा नीति आई तो हम कलम और किताब को बिकने से नहीं रोक पाए। अब मैं आंकड़ा बता रहा हूं, नई शिक्षा नीति कहती है अगले 15 साल 20 साल में 45,000 जो डिग्री कॉलेज हैं उनको क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत बंद करके या घटा करके 15,000 पर ले आया जाएगा। बताइए, जिस दौर में नया स्कूल कॉलेज बनना था उस दौर में पुराना बना हुआ स्कूल कॉलेज बंद होगा। इस बात को तो गांव गांव ले जाया जा सकता है। देखिए, बूथ पर काम कैसे करना है, कमेटी कैसे बनानी, हमारे पूर्व के वक्ता बता चुके हैं, और पार्टी के लोग आपको फिर उसको समझाएंगे। संगठन ही जिताएगा चुनाव, ये तो मैं एकदम मान के बैठा हूं। संगठन मजबूत नहीं रहा तो नेता की जय जयकार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। नेता अपने हिस्से की लड़ाई लड़के आपके हाथ में कमान सौंप गया है। आप आज भी नेता के भरोसे लड़ेंगे तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? कुछ लड़ाई तो जमीन पर हमको और आपको लड़नी होगी, और वो लड़ाई यही है कि विचारधारा को गांव तक ले जाने की जरूरत है। तो प्रशिक्षण शिविर में अगर आप ये समझ के जाएंगे कि बूथ पर काम कैसे करना है, एक उदाहरण देना चाहता हूं। शिक्षा की बात को अगर गांव तक ले जाएंगे तो कम से कम एक बात तो लोगों को समझ में आएगी ना कि बेटा बेटी को अगर शिक्षा नहीं मिली तो वो इस तरह के मनोवैज्ञानिक और अंधविश्वास और पाखंड से नहीं बच पाएगा। हम लोग वो लोग हैं जो भारत के संविधान और मंडल कमीशन से जब पढ़ने का मौका मिला, दिल्ली विश्वविद्यालय तक प्रोफेसर बन के पहुंचे, वो इसलिए क्योंकि देश में संविधान और मंडल कमीशन लागू था। नई शिक्षा नीति कहती है कि अब इस देश में शिक्षा महंगी हो जाएगी। अब बताइए, शिक्षा अगर महंगी हो गई तो गरीब कमजोर का बच्चा पढ़ाई कर पाएगा क्या? अच्छा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो रोजगार मिलेगा क्या? रोजगार नहीं मिलेगा तो आपका प्रधानमंत्री आपको बोलेगा कि आप अगर बेरोजगार हैं तो कड़ाही लेकर पकौड़ा तलने बैठ जाइए। अच्छा बताइए, पीएचडी की डिग्री लेकर कोई पकौड़ा तलने बैठेगा? ये बात अगर जनता तक लोगों को ले जानी है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, तो वो बात हमें लोगों तक ले जानी है। और आखिर में, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर है, बहुत लंबा नहीं, अभी और लोग इसके चीजों को ले जाएंगे, मैं एक आखिर में एक निवेदन इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए करना चाहता हूं। चुनाव 2 ही चीजों से लड़े और जीते जाते हैं। कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज होती है। अगर मन से ही आप हार मान लिए कि 3 राज्यों में तो वो जीत गए, अब तो 24 में जीत जाएंगे, फिर आप लड़ाई, हार के मन से कोई नहीं लड़ सकता। तो पहली बात ये याद रखिएगा, 18 में वो भी इन 3 राज्यों में हारे थे, 19 में जीत गए। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि 23 में वो 3 राज्यों में जीते हो, 24 में वो हार जाए। ये भी तो हो सकता है, हारेंगे। इसलिए मन से आप ताकतवर रहिएगा। चुनाव लड़ने का 2 पैर है। एक पैर है कार्यकर्ता और संगठन, और दूसरा पैर है एजेंडा और विचारधारा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक कदम से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसलिए दोनों पैरों से चलना होगा, संगठन और दूसरा विचारधारा और एजेंडा। विचारधारा समाजवाद की अगर हो, विचारधारा सामाजिक न्याय की हो, समता बंधुता की हो, मोहब्बत और प्यार की हो, सबको मिलजुल कर रहने की हो, अगर इस तरह का विचार है तो उस पर कोई बात कहनी नहीं। और आखिर में 3 एजेंडा आपका है, मैं उसे दोहराकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। पहला एजेंडा, चाहे कुछ भी हो जाए, संविधान के बदलने वालों को दोबारा कुर्सी पर नहीं पहुंचने देना है। कम से कम इस बात को तो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है आसान भाषा में। संविधान नहीं था तो भारत कैसा था, संविधान है तो भारत कितना भारत बदल गया। एक बात। दूसरा एजेंडा, सामाजिक न्याय का एजेंडा। जिस राज्य में हम खड़े हैं, मंत्री जी आ गए हैं, वो बताएंगे, इस राज्य में भी आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया गया था। कौन है जो आरक्षण को रोके हुए है? इस बात को तो समझ रहे हैं लोग ना। तो अब आरक्षण बढ़ाकर सबसे ज्यादा अगर लागू है आज की तारीख में कहीं पूरे देश में, तो वो बिहार है। 75% आरक्षण वहां लागू है।
और सबको आरक्षण है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं है। आज की तारीख में बिहार की 100% जनता को आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए आरक्षण पर चुटकुला बंद हो गया है। सबको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि बिहार ने जाति जनगणना करा दी। और इंडिया गठबंधन जब बना तो इंडिया गठबंधन का पहला नारा यही है, संविधान बचाना है, और दूसरा जाति जनगणना कराकर सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार दिला देना है। यह आपका एजेंडा होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह समाजवाद का नारा है। और मुझे लगता है ये विचार आप लोगों के बीच जाएंगे। हर जाति हर धर्म के लोगों को, कोई नेता है तो मैं उसको अपने यहां जब समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में गया तो वहां भी एक बात निवेदन किया, जिस जाति के आप नेता हैं, अब देखिए ना, एक गुलदस्ते की तरह मंच बनाया जाता है, गुलदस्ते की तरह लोग होते हैं ना, तो आपकी गाड़ी से उतरते हुए अगर आप ही की जाति के 2 से ज्यादा लोग हैं तो इसका मतलब आप सबके नेता नहीं हैं। अलग अलग जाति बिरादरी के लोग अगर आपके साथ नहीं बैठे हैं, सबसे प्रेम मोहब्बत से नहीं है, और रोज शाम को चाय पीने किसी और के घर पे आप नहीं जा रहे हैं, तो भरोसा कैसे जीतेंगे? उनका कार्यकर्ता पता है, उसको पता होता है कि आरजेडी के वोटर है, फिर भी आके कहेगा नमस्ते भाई साहब, हम बस चाय पीने आए। और हमारे लोग सोचते हैं कि ये तो अपना वोटर, इसके यहाँ क्या जाना, वो तो कभी वोट ही नहीं देता, उसके यहाँ क्या जाना, फिर जाएंगे किसके यहाँ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत कठिन वक्त आ गया। चुनाव जीतने का सबक तो आप अपने राजनेताओं से सीखिएगा। जो पदाधिकारी लोग हैं, वो अनुभवी लोग हैं, वो संगठन चलाते हैं, वो बताएंगे। मैं आपसे केवल एक बात कहने आया हूं, झूठ बोलने वाले में अगर आत्मविश्वास है तो सच बोलने वालों में से दुगना आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो भारत को तोड़ने और लड़ाने के लिए इतना कॉन्फिडेंस में घूम रहा है, उससे ज्यादा भारत को जोड़ने वालों में आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब एक और बात, ये बात कहने की है, उनके पास ईवीएम है, उनके पास पैसा है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास झूठ है, उनके पास सब कुछ है। हमारे पास क्या है? केवल और केवल सच और विचारधारा का साथ। इसलिए वसीम बरेलवी का एक शेर मैं पढ़ना चाह रहा हूं जाते जाते, और ये इसलिए क्योंकि आज की जरूरत है लालटेन वाली रोशनी की। ये हरा रंग किसका प्रतीक है? ये संविधान पर जो प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है? ये जनता पार्टी का प्रतीक है। जब जनता पार्टी सरकार में आई थी, जब सारे समाजवादी एक साथ सरकार में आए थे, इस देश में आज भी सबसे महान अगर कोई काम हुए हैं, 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देना हो, 14 अप्रैल को छुट्टी का दिन मनाना हो, चाहे हर धर्म के लिए एक त्योहार मनाना हो, सबका काम विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में, संयुक्त मोर्चा की सरकार में हुआ था, जब समाजवादी लोग सरकार में होते थे। और बताइए गांव गांव जाकर के 1990-91 में उस संयुक्त मोर्चा की सरकार ने जो गठन किया था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, उन सब का गठन अगर कभी हुआ तो समाजवादियों की सरकार में केंद्र में हुआ था। हमारे लोगों को इतिहास ही नहीं पता, इसलिए कोई झूठ बोलने आता है और हम उसके झूठ में फंस जाते हैं। बताइए, ये बात पता थी आपको? भाई राइट टू एजुकेशन मिला 2006 में, और उसका गठन उस कमेटी का पहली बार कब हुआ? वो तो सरकार गिर गई, वरना उस संयुक्त मोर्चा की सरकार जितना काम कर रही थी, उस काम से हर हाथ को काम, सबको शिक्षा सबको काम, समाजवादी आंदोलनों का नारा था कि सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। इसलिए समाजवाद का सबक लेकर जाइएगा। पहला एजेंडा भारत का संविधान, दूसरा एजेंडा जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का एजेंडा, और तीसरा एजेंडा अपने इतिहास को अपने लोगों के बीच लेके जाइए। कोई अगर आपसे छोटा है ना, उसको कंधे पर बिठाइए। और एक आखिर में कह रहा हूं, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अगर अपने में हम उलझते रह गए तो उनसे कब लड़ेंगे? इसलिए हमने अपनी नाक लंबी कर ली और दिल छोटा कर लिया, टुकड़ों में बट गए। और आज वो जो सांस्कृतिक संगठन नागपुर वाला है, वो आज पूरे देश पर कब्जा करने को आमादा है।
तो देखो उस समय भी उनका रथ बिहार वालों और उत्तर प्रदेश वालों आप ही ने रोका था, समाजवादियों ने रोका था। मैं इस मन से आखिरी वाक्य इस भरोसे, आपके भरोसे बोलकर जा रहा हूं, हाथ उठाकर बोलिए 24 में संविधान विरोधियों का रथ रोकना इस झारखंड और बिहार से संभव होगा कि नहीं होगा? बिहार और झारखंड मिलकर इनका संविधान विरोधियों का रथ रोकेगा कि नहीं? और अगर ये रथ नहीं रुका तो ये चेतावनी मेरी समझिएगा, हम सब का वजूद खतरे में हो जाएगा। और मंडल के पहले, संविधान के पहले वाली जो गुलामी थी वो वापस अगर हमारे सामने न लाकर पटक दी गई तो याद करिएगा, चिड़िया एक जंगल में आग लगी तो चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझा रही थी। बाकी पक्षी हंस रहे थे कि तुम्हारे एक चोंच के बूंद के पानी से इतनी बड़ी जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया ने जो कहा, ये मेरा आखिरी वाक्य है, इसी में सारा पैगाम है। उसने कहा, मुझे पता है कि ये जंगल की आग मेरे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल के आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसी बात के साथ आप सबको क्रांतिकारी सलाम। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब आप लोग धैर्य से बैठे रहिए, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, प्रशिक्षण शिविर चालू रहेगा। क्योंकि अब मैं इस मंच से अपने अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने मीठी मीठी बातों से कैसे समाजवाद को लेकर हम लोग को गांव तक जाना है, कैसे हम लोग को आरएसएस के खिलाफ लड़ना है, कैसे दिल्ली सरकार को हटाना है और कैसे हमको समाजवाद को मजबूत करना है और हमारे लालू प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। इस मंत्र को आप लोग आपके सामने दिया गया।